ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये डॉक्ट्राइन क्या है। एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का इस्तेमाल होता है, फिर कभी कभी क्लरेबल लेजिस्लेशन का इस्तेमाल होता है। ऐसे ऐसे शब्दों से अपने आप को जो है वो आप फैमिलियर रखें तो आसानी पैदा होगी क्वेश्चंस को बनाने में। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, या पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि वैसे लॉ जो भारत की आज़ादी के पहले के हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी राइट को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उनका वो हिस्सा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, वो हिस्सा जो है उसको हटा देंगे और बाद के हिस्सों को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी बाद के हिस्से ऑपरेशनल रहेंगे, तो मतलब उतने पार्ट में एक्लिप्स लग जाएगा, यानी उतने पार्ट में ग्रहण लगेगा जितना पार्ट जो है संविधान सम्मत नहीं है, उतना पार्ट जो कि आपके फंडामेंटल राइट से जो है वो वायलेट करता है, उससे पार्ट को काट के हटा देंगे। यानी वैसे पार्ट इनऑपरेटिव अगर हो जाए तो क्या ही अलग बात हो, ठीक है। ये यही है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़िए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता है इट स्टेट्स दैट एनी लॉ, कोई भी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स डू नॉट बिकम नल, यानी वो एकदम से खत्म नहीं हो जाता, यानी मरता नहीं है, ठीक है, और वॉइड कंप्लीटली, बट रिमेन इन ऑपरेटिव ऑन एंड अनइनफोर्सिबल। यही मैंने कहा आपको कि अगर कोई भी, देखो जनरली क्या है, जनरली आप यही बात समझे, जनरली संविधान यही कहता है कि अगर कोई भी लॉ आप बना रहे हैं जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो लॉ जो है वो वायलेट हो जाएगा, वो लॉ वाइड हो जाएगा, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा ही नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया। लेकिन भारत की आजादी से पहले बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जिसका कुछ हिस्सा संविधान, कुछ हिस्सा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था, और कुछ हिस्से जो है वो भारत के लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते थे। तो जैसे ही भारत आजाद होता है तो वैसे हिस्से जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते थे, वैसे हिस्सों को तो इनऑपरेटिव रखा गया, ठीक है, लेकिन वैसे हिस्से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी थे वैसे हिस्से ऑपरेटिव होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो सही है। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ हो, मतलब अगर संविधान निर्माण के बाद यानी देश की आजादी के बाद अगर कोई ऐसे लॉ बने जिसमें ऐसी कोई बातें हों कि कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं और कुछ पार्ट जो है वो आ, सही है, तो जो ऐसे लॉ हैं उसका एक पार्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यही दूसरा भी क्वेश्चंस में कहा गया, द लॉ इन द क्वेश्चंस कैन ओनली बिकम ऑपरेटिव आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कि क्या ऐसे लॉ जो हैं वो तभी ऑपरेटिव होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसको कैन ओनली बिकम ऑपरेटिव आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इज रिमूव्ड, जब फंडामेंटल राइट्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे लॉ को ऑपरेटिव तभी कर सकते हैं जब फंडामेंटल राइट से उनकी झगड़ा खत्म होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप ऐसे लॉ को जो है वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्या क्या कहता है कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होता। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो उत्तर होने चाहिए, ठीक है।